अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक। आज का हमारा टॉपिक है कि मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, आज उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसमें दो तीन मेन स्टेप हैं इसके एरोबिक रेस्पिरेशन के, एक ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इन द फर्स्ट स्टेप, उसके पहले स्टेप में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो ब्रेक डाउन होंगे। उसके उसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, पायरविक एसिड के। और उसके साथ आपको देखो ना, पहले 6 कार्बन थे, जब वो टूटे अब वो 2 हो गए हैं, 2 पायरविक एसिड हो गए, 3 कार्बन एक साइड पे हो गए और 3 कार्बन एक साइड पे हो गए। ठीक है, अब ये 2 पायरविक एसिड हो गए और उसके साथ साथ आपको 2 एटीपी और 2 NADH भी मिला है। NADH जैसे कि न्यूक्लियो नाइकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट इसमें H है, H क्या है, हाइड्रोजन आयन है, तो इसमें फॉस्फेट नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइको ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को कहते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो 6 कार्बन थे, टूट के 2 पायरविक एसिड में चेंज हो गया, 3 कार्बन हो गए हैं। उसके साथ आपको और क्या मिला है, 2 एटीपी मिले हैं, 2 NADH मिले हैं। ये जितना भी प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस की डिफाइन है। अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, इसका प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीजन इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती तो हमें से इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस समझ आ गया सबको। ग्लाइकोमिन, ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या है, 6 कार्बन, जब वो टूटेंगे तो आगे क्या आपको देंगे, 2 पायरविक एसिड देंगे। ना सिर्फ पायरविक एसिड बल्कि उसके साथ साथ आपको 2 एटीपी और 2 NADH भी मिलेगा। वो पहले 6 मॉलिक्यूल्स थे, वो अब ब्रेकडाउन होके 2 हो गए हैं, 3 कार्बन एक साइड पे, 3 कार्बन एक साइड पे। इसमें से रिलीज क्या हुआ है, निकला क्या है, इसमें से 2 एटीपी और 2 ADP निकल गए हैं। उसके अलावा 4 ADP और 4 ATP। और आपको क्या मिला इसमें से, 2 NAD और 2 NADH। ठीक है, अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। ये जो है ये कहाँ पे होता है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ज्यादातर जितने भी रेस्पिरेशन के रिएक्शन है ना। कल कल हमने डिस्कस किया था कि जो है एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि एनारोबिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी। ऐसे इसमें जो है ये स्टेप है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये सारा प्रोसेस। इस प्रोसेस में NAD और FADH2 जो है वो लास्ट वाला जो क्रेब्स साइकिल है उसमें वो चेंज हो गए थे। पहले क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जब ऑक्सीजन मिली तो वो जो मॉलिक्यूल थे पायरविक एसिड के, अब वो किसकी तरफ मूव कर गए, मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि एक जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ पे हुआ है, साइटोप्लाज्म में ना। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ था, जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जो पायरविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म से आगे मूव कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इसे किसने डिस्कवर किया है, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था सर हैंस क्रब, उसने डिस्कवर किया। क्रेब्स साइकिल से पहले, बिफोर क्रेब्स साइकिल, जितने भी पायरविक एसिड हैं वो सारे एथाइल कोएंजाइम A में चेंज हो जाएंगे और उसके साथ क्या देंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH देंगे। नहीं, ये क्रैब साइकिल नहीं है। क्रैब साइकिल इसके बाद मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं कि पहले आपने कहा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई और वो साइटोप्लाज्म में हुआ, इतनी समझ आ गई, 2 पायरविक एसिड में हुआ था।
अब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, जैसे इसे ऑक्सीजन मिला तो ये जो पायरुविक एसिड है साइटोप्लाज्म से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए। ये जो उसके क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पोर्शन में, मतलब उसके इनसाइड। ये रिएक्शन जो है इसे क्रैब साइकिल कहते हैं। इसे डिस्कवर किसने किया है? सर हैंस क्रैब ने, उसी के नाम पे इसे क्रैब साइकिल कहा है। क्रैब साइकिल से पहले जितने भी पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाते हैं। क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? टू कार्बन डाइऑक्साइड में। इसकी वजह से एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी मिलेगी और एनर्जी रिच कंपाउंड जिसे आप क्या कहते हैं NADH और FADH2, ये एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं क्रैब साइकिल में। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जो है ये कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सबसे पहले वाला जो है साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा वहां से ऑक्सीजन मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मूव हो जाएगा, ये होगा किसमें? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें जो लास्ट रिएक्शन में आपने कहा कि आपको एनर्जी रिच कंपाउंड NADH और FADH2 मिले थे, वो दोबारा से चेंज होकर NAD और FAD में आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से चेंज होकर किस में आ जाएंगे? NAD और FAD में। और वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे बल्कि अपने साथ हाइड्रोजन के आयन को रिलीज करेंगे। ये जो उसमें से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन, ये अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास हो जाएंगे, उसमें से गुजरेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इन्होंने भी ये जो एनर्जी है ये आप आगे से यूज करोगे एटीपी बनाने के लिए, और इस चेन के एंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और आपको वाटर बना के देंगे। ठीक है, इसके लिए ये इसके जितने भी ये रिएक्शन है इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा हो गया है और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।